स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है या सही है? 1. राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 2. राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान किसी विधेयक पर दोनों राज्य विधानमंडल के सदनों के बीच असहमति का हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आयोजन की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक पर असहमति का हल करने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अतः कथन 1 सही है। यदि राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत किए गए और राज्य विधानसभा को भेजे गए किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के विपरीत राज्य विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 तथा न्यूनतम 40 निर्धारित है। इसका अर्थ है कि परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। यह राज्य के विधायी मामलों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हालांकि संविधान द्वारा अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं निर्धारित हैं। एक परिषद के सदस्यों वास्तविक संख्या संसद द्वारा तय की जाती है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। 2. धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जब कोई धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो अपनी सहमति दे सकता है, अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है, किंतु उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। अतः कथन 1 सही है। आमतौर पर राज्यपाल किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल विधानसभा में राज्यपाल की अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के संदर्भ में सही है या सही है? 1. यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। 2. इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार PESA अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 1996 में अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 244 की धारा 1 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। अतः कथन 1 सही नहीं है। 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए कई विशेष प्रावधान करती है। 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। अतः कथन 2 सही है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका का अधिकार प्रदान करता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। 2. इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित राज्य शब्द का अर्थ है। 1 संघ सरकार, 2 राज्य विधानमंडल, 3 सभी स्थानीय प्राधिकारी, 4 सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य शब्द का प्रयोग मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 ने भाग 3 के प्रयोजनों के लिए इस शब्द को परिभाषित किया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: भारत की सरकार तथा संसद अर्थात संघ सरकार की कार्यकारी एवं विधायी अंग, राज्यों की सरकार तथा विधायिका अर्थात संघ सरकार की कार्यकारी एवं विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट इत्यादि। अन्य सभी प्राधिकरण जो वैधानिक अथवा गैर वैधानिक प्राधिकरण हैं, जैसे LIC, ONGC, SAIL आदि। इस प्रकार राज्य को उसकी सभी एजेंसियों को शामिल करने के लिए व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। इन एजेंसियों के कार्यों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली एक निजी संस्था अथवा एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत शाज्यश की व्याख्या में आती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसी भी समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं, से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं, अतः कथन 1 सही है। CJI ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों को प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का वर्णन करता है। 2 किसी राज्य के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, यह भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के प्रमुख होने के साथ सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है। कैग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1 PIL अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। 2
PIL किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनहित याचिका यानी PIL। PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। इसका अर्थ है कि प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा तथा निर्माण संबंधी खतरों इत्यादि जैसे सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय पर दायर मुकदमा तथा कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, उसका निवारण न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। PIL को किसी विधि अथवा किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन 2 सही है। जनहित याचिका का पहला सूचित किया गया मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1989 था। यह कारागार तथा विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में सही है या सही है? 1. रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई। 2. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत बजट आवंटन में कमी की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2023-24 के बजट में उच्चतम आवंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालयों में रेल मंत्रालय 49% में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय 31%, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 25% है। अतः कथन 1 सही नहीं है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में आवंटन में 30.6% की कमी की गई है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, छिपकली की एक नई प्रजाति साइटोडेक्टाइलस वेरेंटेंसिस पाई गई है। A अरुणाचल प्रदेश में, B मणिपुर में, C मिजोरम में, D असम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C मिजोरम में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शोधकर्ताओं ने मिजोरम में छिपकली की साइटोडेक्टाइलस वेरेंटेंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का सामान्य नाम वेरेंटे बेंट टूट गेको रखा गया है। विश्व भर में गेको की 335 प्रजातियां हैं, जिनमें से 42 भारत में पाई जाती हैं। शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN को इसे डेटा अपर्याप्त के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। अतः विकल्प C सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आवारा कुत्तों की संपूर्ण आबादी का बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। A श्रीलंका, B भूटान, C नेपाल, D भारत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।